हाय दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर पुरुषोत्तम सर आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और इसमें हमने पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने आपको बताया फंडामेंटल यूनिट क्या है। फंडामेंटल यूनिट में हमने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और उसकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इसमें बात करते हैं तो 2 पूरक सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है समतल कोण। समतल कोण मतलब बोला जाए तो प्लेन एंगल। समतल कोण का मात्रक जो होता है यूनिट जो होता है उसे हम रेडियन में डिनोट करते हैं। ये रेडियन कौन सा रेडियन होगा तो कहेंगे रेडियन। आज तक हम बचपन से जो भी अपने कॉपी पे एंगल बनाए हैं, चाहे चांदा से बनाए हैं, चाहे कंपास से बनाए हैं, तो जितने भी एंगल हमने बचपन से बनाए हैं उस सबका जो मूल मात्रक होता है वो होता है रेडियन। और दूसरी बात आती है तो दूसरा जो यूनिट होता है पूरक मात्रक में वो होता है घनकोण। सॉलिड एंगल इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। दोस्तों पिछले रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में मैंने देखा बार ये सारी चीजें पूछी जा रही थी कि घनकोण का मात्रक क्या होगा या स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है तो घनकोण का मात्रक होता है। कभी पूछ देगा रेडियन किसका मात्रक होता है तो कहेंगे समतल कोण का मात्रक होता है। लेकिन इसका मात्र बीमा नहीं होती है, बीमा नहीं होती है। तो ये 2 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में पूरक मात्रक हैं या पूरक राशियां हैं जिनकी कोई बीमा नहीं होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसके आगे अगर देखा जाए तो हम इसके टॉपिक पे आगे बढ़ा जाए तो हम अब सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियों का बीमा कैसे निकालते हैं, उसका मात्रक कैसे निकालते हैं। इसके आगे अगर यही चीजें कंपल्सरी हो जाती हैं और कंपटीशन पे बार ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि वेग मतलब होता है वेलोसिटी का मात्रक क्या है या इसकी बीमा क्या है, ये बार रेलवे ने पूछा है। मुझे उम्मीद है आगे भी पूछेगा। तो अगर कह दिया जाए वेग तो वेग का सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होती है तो वेलोसिटी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, अर्थात वेग मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपान समय, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम ये होता है वेग का फार्मूला। अब हम इसी फार्मूले से इसका बीमा भी निकालेंगे और इसका मात्रक भी निकालेंगे। और ऐसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों का फार्मूला लिख करके हम चेक करेंगे कैसे निकाला जाता है। इसको याद ना हो तो आप फार्मूला याद करिए। विस्थापन को किस में मापते हैं तो मैंने बताया था दोस्तों की दूरी और विस्थापन को मीटर में मापते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा ये मीटर, ऊपर हमने मीटर लिख लिया अंश में न्यूमरेटर में। फिर उसके बाद समय का मात्रक फंडामेंटल यूनिट सेकेंड होता है, अर्थात इसका जो मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसके आगे अगर इसकी बीमा पूछ ली जाती है तो हमने बताया था कि मीटर का जो बीमा होता है वो L होता है और टाइम का जो बीमा होता है वो T होता है। अर्थात हम अगर इसको ऊपर लिखें तो L T पे पावर ये ऊपर से नीचे जाएगा अंश से हर में तो T पे पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ अगर M नहीं है दोस्तों तो M पे पावर 0 ऐसे लिख लिया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि M पे पावर 0 जो होता है उसका मान 1 होता है। इसलिए जब भी एनसीईआरटी के टर्म को देखा जाए तो एनसीईआरटी के थ्रू जब लिखा जाएगा वेग का बीमा लिखा जाएगा तो एल पी पे पावर माइनस होगा, एल पे पावर 0 तो ऐसे ही रहेगा।
दोस्तों इसी के बाद अगर हम बात करें त्वरण, त्वरण एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात अगर हम करते हैं कभी आ जाता है दोस्तों कि त्वरण का मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या है। तो हम क्या करते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, समय टाइम होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं कि त्वरण एक्सीलरेशन की क्या बीमा होगी, डायमेंशन होगा या मात्रक होगा। तो वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक अभी भी दोस्तों हमने निकाला है तो वो है मीटर प्रति सेकेंड, और फिर समय से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसका भी मात्रक हो जाएगा दोस्तों सेकेंड। अर्थात हम इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, अर्थात त्वरण का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसका डायमेंशन नोट करते हैं, डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, तो इसको n पे पावर 0 होगा ही होगा, m मीटर है तो l होगा, l पे पावर 1 ही होगा। सेकेंड है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, अंश में न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो t टू दी पावर -2 हो जाएगा। अर्थात जो इसकी जो डायमेंशन होगी, बीमा होगा, वो m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -2 होगा। तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर हम पूछ लिया जाता है आपका बल, फोर्स में दोस्तों कोई भी फोर्स हो, जैसे कह दिया जाए गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, श्यान बल या कोई भी टाइप का बल हो दोस्तों, तो उसका मात्रक बीमा नहीं बदलती है। ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत होती है। गुरुत्वाकर्षण बल पूछ दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होगा, तो वही होगा जो बल का होगा। श्यान बल क्या होगा, मतलब किसी भी टाइप का घर्षण बल हो या किसी गाड़ी के द्वारा लगाया गया बल हो, सारे बल का मात्रक जो होगा वो नहीं चेंज होता है। सेम इसी प्रकार दोस्तों त्वरण में भी होता है। त्वरण में चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे कोई वस्तु गिर रही हो उसके त्वरण की बात किया जाए, या गाड़ी चल रही है उसके त्वरण की बात किया जाए, तो त्वरण का मात्रक और बीमा नहीं बदलता है। वेग में कोई भी चीज, चिड़िया उड़ रही है, जहाज उड़ रहा है, आदमी दौड़ रहे हैं, वो किस वेग से चल रहा है, उनका मात्रक और बीमा नहीं बदलता दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर हम यहाँ इसकी अगर कभी आ जाए कि बल का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी या डायमेंशन क्या होगा, तो बल का मात्रक पहले द्रव्यमान का लिखेंगे केजी, किलोग्राम, फिर उसके बाद त्वरण का अभी दोस्तों हमने लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका MKS मात्रक है दोस्तों। कौन सा मात्रक है? MKS मात्रक है, मीटर किलोग्राम सेकंड मात्रक। और इसी को दोस्तों इसका जो मात्रक होता है SI मात्रक, वो सिर्फ न्यूटन कहा जाता है, न्यूटन। ये जो होता है ये SI मात्रक होता है। तो ये भी बार बार पूछा गया है कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो कहेंगे बल का मात्रक है। बल का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का MKS मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम हमारे सामने क्वेश्चन इस पे मिलते हैं। या पूछा जाएगा बल की बीमा क्या होगी, तो बल की बीमा ये केजी है तो केजी को हम M से लिखेंगे, ये मीटर है तो इसको N से लिखेंगे, जो हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में। ये सेकंड है तो नीचे है अंश में t है तो वो ऊपर जाएगा, अंश में न्यूमरेटर में जाएगा तो t टू द पावर -2 हो जाएगा। अर्थात बल का जो बीमा होगी या डायमेंशन होगा ml t पे पावर -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर बात कर दिया जाए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य की बीमा क्या होती है, तो उसका भी आपको निकालना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। कार्य मतलब वर्क, किसी भी प्रकार का वर्क हो दोस्तों, चाहे कोई भी वस्तु कार्य कर रही हो, कोई मशीन कार्य कर रहा हो, कि सबके कार्य का मात्रक और बीमा एक ही होता है।
जैसे आ जाइए दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आ जाइए दोस्तों, अगर इसका बीमा निकालते हैं तो बल का एमपीएस मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर विस्थापन आ गया तो यहाँ हो गया सेकेंड। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड, तो ये मिल जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कहेंगे कार्य का मात्रक एमकेएस मात्रक होगा किलोग्राम मीटर, एमकेएस मात्रक जो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी का अगर एसआई मात्रक पूछ दिया जाता है तो एसआई मात्रक होता है जूल एसआई मात्रक। और दोस्तों जो कार्य होता है वही ऊर्जा क्या वही होता है ऊर्जा। ये बार बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक बीमा क्या होगी, तो जूल ही होगा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक बीमा क्या होगी, तो जूल ही होगा। ये सारी चीजें मात्रक क्या होगा, तो जूल ही होगा। किसी प्रकार की भौतिक रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अगर आपसे मात्रक पूछ लिया जाए तो जूल होगा या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। अगर इसका बीमा लिखे दोस्तों तो ये केजी है, केजी हो जाएगा एम, ये मीटर है एल हो गया, और ये समय है ये टी हो गया। तो इस तरीके से हम इसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे आवर्तकाल, इसका क्या मात्रक होगा, क्या बीमा होगा। आवर्तकाल होता है दोस्तों एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो अर्थात ये आवर्तकाल है तो समय की बात करते हैं, पूरा चक्कर लगाने में जो भी समय लगेगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तो ये समय के बराबर हो जाएगा, तो इसका मात्रक जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड इसका मात्रक होगा सेकंड। और इसकी बीमा क्या होगी, टी। उसके बाद दोस्तों पूछ लिया जाता है आवृत्ति क्या होता है, तो वर्ण अपान आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल। इसका जब हम मात्रक कहेंगे तो वर्ण अपान सेकेंड, या इसे कहेंगे हम सेकेंड इनवर्स है। इसकी बीमा लिखेंगे तो m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर -1 होता है। यहाँ भी इसके बीमा में दोस्तों हम अगर m भी जोड़ देते हैं तो पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1। तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है। फिर अगर बात करें दोस्तों आयाम का क्या मात्रक होगा, तो दोस्तों आयाम एक वस्तु द्वारा तय की गई अधिक से अधिक दूरी, किसी लोलक के द्वारा तय की गई अधिक से अधिक दूरी आयाम कहलाती है। तो आयाम का दूरी है, दूरी तय कर रही है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर। इसका जो अगर बीमा लिखेंगे तो m पे पावर 0, l पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0, तो कहेंगे ये हो जाएगी इसकी बीमा। अब आगे इस तरीके से दोस्तों हम अगर फार्मूला याद कर लेते हैं तो किसी भी फंडामेंटल यूनिट अगर हमको याद है, हम किसी भी भौतिक राशि का बीमा और मात्रक निकाल सकते हैं, जो एक कंपल्सरी है, पेपर में आएगा, एक सवाल निश्चित पे आएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसको जरूर याद करेंगे और इस क्लास को रेगुलर देखते रहेंगे। फिर नेक्स्ट हम अब टॉपिक में आते हैं मोशन मतलब होता है गति। अब हम नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे आते हैं, कर्व मोशन क्या होता है, गति क्या होती है। तो दोस्तों गति क्या होती है, गति की अगर डिफिनीशन दी जाए तो ध्यान में रखा जा सकता है कि कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर विस्थापित हो रही है या जा रही है तो कहेंगे कि वह वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है।
इसी को हम मोशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आज के डेट में आप दोस्तों देख रहे हैं पृथ्वी पर हर चीज गति कर रही है, जीव जंतु पक्षी सब दौड़ रहे हैं, मोटर गाड़ी रेलगाड़ी सब चल रही हैं। तो इन सारी चीजों पे ये एक नियम लागू होता है। गतियां यहाँ हो रही हैं तो गति से सवाल बनने हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो गति से सवाल बनेगा। तो गति टॉपिक में अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले नंबर पे आता है दूरी। क्या होती है दूरी? दूरी डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दोस्तों डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दूरी की अगर बात इसकी डिफिनीशन की बात करें तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, कोई भी वस्तु गति करेगी तो कितना लंबा तक गति की लंबाई तय की, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। सपोज करिए दोस्तों मैं अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से अपने घर आया, घर से बाजार गया, बाजार से फिर घर आया, तो हमने कितनी दूरी तय की? तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जहां जहां गए हम वो सारी दूरी हमारी, वो सारा जो डिस्टेंस होगा, जो लंबाई होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे कह लीजिए दोस्तों मैं गया अमेरिका गया, एक हफ्ते तक घूमा और घूम करके चला आया अपने कमरे पर। इसका मतलब अब पूछ लिया जाए कि हमने कितनी दूरी तय की, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन जिस समय से हमने घर अपना छोड़ा था और जहां जहां घूमा सारी दूरियों को, सारी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो वो हमारी दूरी हो जाएगी। अर्थात लार्जेस्ट डिस्टेंस दूरी होती है। लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब लंबी से लंबी दूरी, कहीं भी चल रहे हैं तो जहां लंबा से लंबा चल रहे हैं वही उसकी दूरी होगी। अगर कह दिया जाए दोस्तों कोई ट्रेन है गोरखपुर से दिल्ली के लिए जाती है, फिर दिल्ली से गोरखपुर आती है, तो हमने कितनी दूरी तय की? तो दोनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा, गोरखपुर से दिल्ली प्लस दिल्ली से गोरखपुर, दोनों जगह। सपोज करिए गोरखपुर से हम गए 400 किलोमीटर की दूरी तय किए और दिल्ली गए तो इधर से गए और उधर से आए, हमने कितनी दूरी की? तो 4 + 400 + 400 800 हमने क्या किया? किलोमीटर की दूरी हमने तय की। अर्थात दूरी ये बताती है कि आप जहां से स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहे हैं फिर घूम फिर करके वहीं आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने सारी लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन और रेलवे ने बनाया है। ये दोस्तों नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये उसका ओरिजिनल पॉइंट है। सपोज एक लड़का है दोस्तों, अगर वो जा रहा है पूरब की ओर 20 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर जाता है 40 किलोमीटर, फिर उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी हो जाएगी ये दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्शन पे आपसे पूछ लिया जाता है। तो दूरी अगर आपको निकालनी है दूरी, तो आपको सारी दूरियां जोड़नी पड़ेगी। 20 + 10 + 40 + 10, तो आप देख रहे हैं 30 और ये 50 3, तो ये हो जाएगा 80। इसका मतलब दोस्तों दूरी यह बताती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिर घूम फिर के वही आ रहे हैं, तो वो जितनी लंबाई हम तय कर रहे हैं, जितनी लंबाई है वही हमारी दूरी। और दूरी का अगर मात्रक पूछा जाए तो मैंने दोस्तों अभी भी बताया, दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होता है और इसकी बीमा हमेशा L होती है। ये ध्यान में रखे रहिएगा, डिस्टेंस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी बात अगर करते हैं तो विस्थापन, ये दोनों की बात करते हैं। विस्थापन, विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कम से कम दूरी, अर्थात मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अर्थात किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कम से कम दूरी जो होती है उसे हम विस्थापन करते हैं। जैसे कह लिया जाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की कोई वस्तु है जो 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है और वहां से
4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का विस्थापन क्या है, या उस गतिशील वस्तु का विस्थापन क्या है। तो दोस्तों मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम मतलब यहाँ कम से कम यही होगी, सबसे कम पाथ यही होगा। आप कहीं से ऐसे घूम के जाएंगे तो लंबा हो जाएगा पाथ, ऐसे घूम के जाएंगे लंबा हो जाएगा पाथ। तो कम से कम जो दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी तो यही होगी, यही इसका विस्थापन होगा, यही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंड ट्रायंगल बन रहा है। समकोण त्रिभुज से अगर निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है ये जो विस्थापन होगा वो 5 किलोमीटर होगा, विस्थापन जो होगा वो 5 किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से सवाल आपके विस्थापन पर बनेंगे। विस्थापन की डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि कम से कम किसी गतिशील वस्तु द्वारा कम से कम तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो कहेंगे विस्थापन कहलाती है। दोनों में अंतर क्या है, दूरी, और इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, मात्रक भी सेम होता है, बीमा भी सेम होती है, लेकिन दोनों की डिफिनेशन अलग अलग है। और यह एक अदिश राशि है, यह एक क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बार बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सदिश राशि होती है दूरी, विस्थापन, बल, दूरी, विस्थापन, द्रव्यमान, समय, दूरी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सदिश राशि है दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, समय, द्रव्यमान, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल पूछे जाएगा सदिश राशि कौन है, तो कहेंगे विस्थापन। कह दिया जाए अदिश राशि कौन है, अदिश राशि, अदिश, तो कहेंगे दूरी। तो इसमें इन दोनों में इतना अंतर होता है, मात्रक सेम होता है, बीमा सेम होती है, लेकिन कैलकुलेशन में ये सारी दूरियां तय करते हैं, इसमें मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ तय करते हैं। दोनों में एक और अंतर होता है कि ये अदिश राशि होती है दूरी, ये सदिश राशि होती है। ये ध्यान में रखे रहेगा। मुझे उम्मीद है 100% मुझे उम्मीद है कि इस पे सवाल रेलवे में बनेगा। और इसमें क्या डिफरेंस होता है, दूरी बटा समय इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये एक बड़ी चीज मुझे बताएं कि जो दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है वो सदैव इज ग्रेटर देन 1 के इक्वल होता है। अर्थात दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है लेकिन, और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। अर्थात इसका ये क्या मतलब समझ में आना कि दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। अगर मैंने कर दिया तो यहां से ये तथ्य साफ साफ निकलता है दोस्तों कि दूरी जो होती है विस्थापन के बराबर हो सकती है और बड़ी हो सकती है, लेकिन दूरी इज लेस देन विस्थापन नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि विस्थापन बड़ा हो जाए और दूरी क्या हो जाए, छोटी हो जाए। अगर हम कोई भी गति कर रहा है, कोई भी वस्तु गति कर रही है, तो अगर उसका हम दूरी विस्थापन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कभी विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता दूरी से। इसीलिए हमने कहा कि दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूरी हमेशा क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। अगर बात करें हम विस्थापन को ऊपर ले लेते हैं, विस्थापन बटा दूरी कर लेते हैं, तो इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। इसका क्या मतलब है, बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि दूरी और विस्थापन और दूरी का जो रेशियो होता है वो इज ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होता है। इस पे कई बार सवाल बने हुए हैं, तो हमेशा कहेंगे इज लेस देन इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो विस्थापन इज लेस देन, फिर दूरी आ गई। इसका मतलब है कि दूरी क्या है, बड़ी होगी हमेशा विस्थापन से, कभी छोटी नहीं हो सकती है। यह है इन दोनों में
डिफरेंस। आगे दोस्तों अगर टॉपिक बात करें तो इसमें आगे बढ़ते हैं। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। अब हम बात करेंगे चाल। चाल चाल मतलब स्पीड। स्पीड क्या होता है? किसी भी चीज की स्पीड क्या होती है? कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड का डेफिनेशन करेंगे तो कहेंगे कि दूरी अपान समय, मतलब समय के साथ दूरी और समय का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ अगर इसका मात्रक निकालेंगे दोस्तों तो अगर मैं बताया इसका मीटर हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका बीमा निकालेंगे तो m 0 t l t के पावर -1 हो जाएगा। अब चाल क्या होगी? तो चाल का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ हम दिशा की बात नहीं करते, ये भी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है ये? अदिश राशि। अदिश राशि तो अदिश राशि की है तो इसका मतलब हम यहाँ कहीं दिशा की बात नहीं करेंगे। अगले टॉपिक लेक्चर में हम बताएंगे आपको अदिश अदिश राशि क्या होती है। अभी आप समझ लीजिए कि चाल क्या होती है? अदिश राशि होती है। और इसका ये दूरी अपान समय फार्मूला होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसका बीमा m⁴ l t -1 होता है। अब अगर हम चाल की बात करते हैं तो इसे ग्राफ में भी जरा देख लीजिए जाए चाल क्या होता है। ये है दूरी, ये है समय। अगर कोई वस्तु से जा रही है, इस बिंदु पर पहुंची, ये हो गया 5, ये हो गया 10, और ये हो गया 5, ये हो गया 10। कोई वस्तु अगर कह दिया जाए दोस्तों O से A तक जाती है और ये ग्राफ ऐसे दे दिया जाए, कह दिया जाए O से A तक जाने में चाल कितनी है, तो ग्राफ से दोस्तों भी ये सवाल बनते हैं कि हो जाएगा चाल बराबर दूरी। दूरी कितना तय की? 10। समय कितना तय की? 10। ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 1। तो 1 मीटर पर सेकंड की चाल होगी। अर्थात अगर कोई वस्तु गति कर रही है, 1 सेकंड में 1 मीटर जा रही है तो अगले सेकंड में 1 मीटर जा रही है, अगले सेकंड में 1 मीटर जा रही है, अगले सेकंड में 1 मीटर जा रही है। तो इसका मतलब चाल उसका कितना हो जाएगा? O से A तक जाने में जो उसकी चाल होगी 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे और बहुत आसान होते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, आप बात करते हैं हम वेग की। वेग वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेग की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन की दर। विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन अपान समय, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, इसका फार्मूला बन जाएगा। और इसका मात्रक निकालेंगे तो हो गया मीटर पर सेकेंड। इसका भी बीमा क्या होगा? तो वही होगा जो चाल का था, l⁻⁻1। डायमेंशन या बीमा इसका यही होगा दोस्तों। लेकिन ये भी इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मात्रक सेम है, दोनों की बीमा सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। और सदिशों को में एक दिशा की बात करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे जब उस सदिश पे, तो उसमें हम लोग और अच्छे से इस चीज को पढ़ा जाएगा। उसके बाद अब इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है दोस्तों। विस्थापन दे दिया, समय दे दिया तो वेग क्या होगा, वेग दे दिया, समय दे दिया, विस्थापन क्या होगा। ये 3 वेरिएबल से मिलकर के ये फार्मूला बना, तो कोई 2 चीज दे दिया जाएगा और तीसरी चीज आपसे पूछ ली जाएगी। आइए दोस्तों, अगर इसमें अगर हम बात करते हैं वेग की, तो वेग में एक दिशा की बात करते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कोई गाड़ी गोरखपुर से देवरिया जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि यह एक निश्चित दिशा में जा रही है, तो हम वेग की बात करेंगे। गोरखपुर से लखनऊ दोस्तों, तो आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, कोई वस्तु किसी दिशा में जा रही है, जहाज उड़ करके दिल्ली जा रही है, तो इसका मतलब दिशा की बात कर रहे हैं, तो ये वेग की बात करेंगे। अगर कह दिया जाए
कोई आदमी जा रहा है तो वो किस गति से जा रहा है, उस दिशा की बात नहीं करेंगे तो वो चाल के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये ध्यान में रखे रहिएगा। और इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे तो अगले टॉपिक्स में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर पढ़ाएंगे। और मेरे चैनल को दोस्तों अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमसे अगर कहीं कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।